ज्यादा नजरअंदाज करते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाता है, और जब तक समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है आरव की, एक जिद्दी लड़के की जो अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश के आगे झुककर एक 16 साल की मासूम लड़की निशा से शादी तो कर लेता है, पर दिल उसे कभी अपनाता नहीं। निशा रोती रही, सहती रही, और एक दिन टूटकर 4 साल के लिए गायब हो गई। 4 साल बाद जब आरव ने उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो लड़की जिससे वो कभी प्यार नहीं कर सकता था, वही उसकी आखिरी सांस बन चुकी थी। क्या आरव उसे वापस पा पाएगा? क्या उनकी मोहब्बत दुनिया की नफरत और चालबाजी को हर पाएगी? चलिए, ये दर्द, प्यार और तड़प से भरी कहानी शुरू करते हैं। रात बहुत शांत थी। घर के हर कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस वही एक कमरा था जहां हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। उस कमरे में आरव बिस्तर पर अकेला बैठा था। उसके हाथों में एक तकिया था, वही तकिया जिस पर कभी निशा सोया करती थी। आरव ने उस तकिए को अपने सीने से कसकर भींच रखा था। उसकी आंखों से बहते आंसू बहे जा रहे थे। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ था। क्यों चली गई तुम निशा? उसकी आवाज टूट चुकी थी। क्यों मुझे यूं अधूरा छोड़ गई? तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया? कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। जिस लड़की के बारे में वो कभी सोचता था कि उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकता, आज उसी की याद ने उसे बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। वो बार बार बस एक ही बात सोच रहा था, काश उसने उस मासूम लड़की की मोहब्बत को ठुकराया ना होता, तो आज वो लड़की उसकी बाहों में होती। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसका मन अतीत में चला गया, वही समय जब सब कुछ शुरू हुआ था। पहला फ्लैशबैक शुरू। उस दिन आरव अपने बड़े से ऑफिस में बैठा था। एसी की ठंडी हवा चल रही थी और आरव पूरी तरह अपने काम में खोया हुआ था। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं कि तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मां कॉलिंग। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। उसने फटाफट कॉल उठाया। हाँ मां, बोलिए, कैसी हैं? सरोज जी की आवाज फोन पर आई। मैं ठीक हूं बेटा, लेकिन तुम बताओ, ये क्या कर दिया तुमने? आरव हैरान हो गया। क्यों मां, क्या हुआ? सरोज जी ने थोड़े रूठे और थोड़े प्यार भरे लहजे में कहा, तुम बिना मुझे देखे ऑफिस चले गए, ये कोई बात होती है? आरव ने हंसकर कहा, मां आप सो रही थीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मैं कैसे बिना आपका चेहरा देखे घर से निकल सकता हूं, लेकिन आप सो रही थी तो मैं चुपचाप चला गया। सरोज जी की आवाज थोड़ी गंभीर हुई। बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। आरव तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या बात है मां, आप अभी बताइए, मैं सुन रहा हूं। कुछ पल रुककर सरोज जी ने धीमी आवाज में कहा, निशा अब बड़ी हो रही है। उसकी उम्र 16 साल होने वाली है, और मैं उसे यूं हमारे घर में अकेला नहीं रख सकती। वो मेरी सहेली की बेटी है। उसके पास हमारे अलावा कोई नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी और निशा की शादी हो जाए। आरव का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। क्या? मां, आप कैसी बात कर रही हैं? वो सिर्फ 16 साल की है। मैं उसे कभी ऐसे नहीं देख सकता। लेकिन सरोज जी ने मजबूरी से कहा, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद वो बच्ची अकेली रह जाए। मैंने फैसला कर लिया है, इस रविवार को तुम्हारी और निशा की शादी करवा दूंगी। आरव एक पल को भी शांत नहीं रह सका। मां, ये बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानूंगा ये बात। वो बच्ची है, उसकी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं। लेकिन मां भी मां होती हैं, उन्होंने प्यार से कहा। बेटा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, ना ही निशा का। उसके पास कोई नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम ही उसका सहारा बनो। आरव की सांसें तेज हो गईं। नहीं मां, बिल्कुल नहीं, ये रिश्ता गलत है, मैं मना करता हूं। इतना कहकर उसने गुस्से में फोन काट दिया। घर में तूफान से पहले की खामोशी। फोन कटते ही सरोज जी का दिल बुझ गया। उन्होंने सोच लिया था कि आरव मान जाएगा, लेकिन वो तो उल्टा गुस्सा कर बैठा। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गईं, मन में बस यही सोचते हुए कि आखिर वो अपने जिद्दी बेटे को कैसे समझाएं। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और अंदर निशा आई। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल, लंबी छोटी, मासूम आंखें और चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान। मासी, आप उदास क्यों हैं? निशा ने पूछा।
सरोज जी ने उसके सर पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटा। लेकिन निशा को तुरंत समझ आ गया कि बात कुछ गंभीर है। मौसी, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। थोड़ा झिझकते हुए सरोज ने वो बात बता दी जिसे सुनकर आरव भड़क गया था। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी और आरव की शादी हो जाए, लेकिन आरव ने मना कर दिया। निशा चौंक गई, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके दिल में डर भी था और सरोज के लिए प्यार भी। उसी रात आरव का वापसी करना। रात को आरव घर लौटा। उसने निशा को लॉन में टीवी देखते पाया। तुम अभी तक जाग रही हो? निशा मुस्कुराई। नींद नहीं आ रही थी, आपका इंतजार कर रही थी। आरव की नजरों में नरमी थी, लेकिन दिल में बेचैनी। कुछ देर बाद निशा ने हिम्मत करके पूछा, आप ये रिश्ता क्यों नहीं मान रहे? आरव की भवें तन गई। निशा, तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता ये सब कितना गलत है। तुम इस बात में मत पढ़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, मौसी बहुत दुखी हैं, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगी। आरव अचानक झुंझला गया। बस, ये सब बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम छोटी हो, समझो। निशा की आंखें छलक गईं। वो चुपचाप रोती हुई चली गई। आरव उसे जाते देखता रहा, दिल में अजीब सा दर्द लिए हुए। अगली सुबह और एक बड़ा तूफान। सुबह आरव जल्दी जल्दी अपने कमरे में नाश्ता कर रहा था ताकि मां से बच सके, लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज आई, आरव, बाहर आओ, जरूरी बात करनी है। वो बाहर आया तो मां डाइनिंग टेबल पर बैठी थीं, चेहरे पर थकान और आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट। आरव, मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम शादी करोगे? आरव ने कड़क आवाज में कहा, नहीं मां, मैंने साफ मना किया था, निशा अभी बच्ची है। सरोज जी की आंखें भर आईं। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? मैं इतना बीमार हूं और तुम? आरव गुस्से में कुर्सी से उठ गया। ये ड्रामा मत कीजिए मां, आप ठीक हो जाएंगी और निशा की शादी मैं उसकी उम्र होने पर कराऊंगा, बस। ये कहकर वो घर से निकल गया। सरोज जी अचानक कुर्सी पर गिर पड़ी। उनकी सांसें अटकने लगीं और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गईं। अस्पताल, डर, पछतावा और टूटता बेटा। आरव को फोन आया। आरव, भैया, मासी की हालत बहुत खराब है, हम उन्हें अस्पताल ला रहे हैं। ये सुनते ही आरव का दिल डूब गया। वो पागलों की तरह गाड़ी चलाता हुआ अस्पताल पहुंचा। निशा फर्श पर बैठी रो रही थी। भैया, मासी आईसीयू में है। आरव की आंखें भर आई। उसने डॉक्टर से पूछा, कैसी है मेरी मां? डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा, उन्हें हार्ट अटैक आया है, हालत नाजुक है। आरव बेंच पर बैठ गया। उसने सिर पकड़ लिया। उसके दिल में पिछले 24 घंटे की सारी बातें चाबुक की तरह चुभ गईं। निशा रोते हुए उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। आरव पहली बार उस लड़की को अपने करीब आने से नहीं रोक पाया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कुछ नहीं होगा निशा, मां ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। मां का आखिरी भावुक आग्रह। आईसीयू में मां ने कांपते हुए कहा, आरव, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अभी और इसी वक्त निशा से शादी कर लो। आरव की आंखें नम हो गईं। मां, ऐसी बातें मत कीजिए। लेकिन सरोज की आंखों में सिर्फ एक ही डर था, निशा का भविष्य। मां की हालत देखकर आरव टूट गया। ठीक है मां, मैं मानता हूं, लेकिन आप ठीक हो जाएं बस। सरोज जी मुस्कुराईं। वो मुस्कान जैसे उन्हें सुकून दे गई। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। घर के गार्डन में हल्की हल्की लाइटें टंगी थीं, हवा में अगरबत्ती की महक थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी। किसी भी शादी के दिन जैसी हंसी खुशी यहां नहीं थी। सब जानते थे कि ये शादी किसी खुशी से नहीं, बल्कि मजबूरी से हो रही थी। आरव ने अपनी मां को व्हीलचेयर पर बिठाकर गार्डन में लाया था। सरोज जी के चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक सुकून था, जैसे वो अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी कर रही हों।
निशा एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस तरह एक मोड़ ले लेगी। 16 साल की वो मासूम बच्ची खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दिल में डर, बेचैनी और एक अजीब सी उदासी थी। पुरोहित मंत्र पढ़ने लगे। फेरे शुरू हुए। गवाह सिर्फ कुछ रिश्तेदार और घर के पुराने लोग थे। आरव ने जैसे तैसे अपनी मां की इच्छा पूरी की। शादी पूरी हुई और सब शांत हो गया। लेकिन 2 दिलों में तूफान मचा हुआ था। एक निशा के दिल में डर और एक आरव के दिल में गुस्सा। शादी के बाद घर का माहौल। सरोज जी को कमरे में आराम करने भेज दिया गया। आरव हर पल मां के पास बैठा रहा। वो इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन मां के चेहरे पर संतोष देखकर चुप था। थोड़ी देर बाद निशा को भी कमरे से भेज दिया गया, क्योंकि वो सुबह से भाग दौड़ में थक चुकी थी। वो जैसे ही अपने कमरे में आई, उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ वो मासी को खुश देख रही थी, तो दूसरी तरफ उसे याद आ रहा था कि आरव ने कितनी सख्ती से कहा था, ये रिश्ता कोई मतलब नहीं रखता, जैसे ही मां ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। निशा कमरे में अकेली बैठी धीरे धीरे रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, पर उसने किसी को आवाज नहीं दी। और तभी कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। आरव अंदर आया, चेहरा तना हुआ, आंखों में गुस्सा और चाल में सख्ती। निशा ने घबराकर उसकी तरफ देखा। आरव ने बिना एक सेकंड गंवाए उसका हाथ पकड़ा और कसकर दबा दिया। ये सब तुम ही चाहती थी ना? वो गुस्से से बोला। निशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी, मैंने? हाँ, तुम। आरव ने और जोर से उसकी कलाई पकड़ी। तुम चाहती थी कि मां जज्बाती होकर मुझे मजबूर कर दे, शादी हो जाए। सब तुम्हारी चाल है। निशा का चेहरा लाल हो गया। वो सिर्फ रो पाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मासी का कहा माना। आरव ने उसकी कलाई छोड़ते हुए कहा, ध्यान से सुनो, ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है। मां के ठीक होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। एक पल भी साथ नहीं रहूंगा मैं तुम्हारे। उसके शब्द तीर की तरह निशा के दिल में उतर गए। वो जमीन पर बैठ गई, हांफते हुए, रोते हुए, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोली। आरव मुड़ा, दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर चला गया। उस रात निशा देर तक चुपचाप बैठी रही। कई बार उसे लगा कि दिल की धड़कन रुक जाएगी। कितना दर्द था उसके भीतर, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। 2 दिन बाद मौत की खबर। शादी के 2 दिन बाद आरव ऑफिस गया था। उसे लगा मां ठीक हो रही होंगी, लेकिन तभी उसका फोन बजा। डॉक्टर का कॉल नहीं, बल्कि अस्पताल से बुलावा। जब वो वहां पहुंचा तो डॉक्टर ने भारी आवाज में बताया, हमें अफसोस है, आपकी मां नहीं रही। आरव की दुनिया एक झटके में अंधेरी हो गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आईसीयू में जाकर मां के निर्जीव शरीर के सामने खड़ा रहा, पर एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसे याद था वो मां से गुस्से में कितनी बातें कह गया था। उसका दिल पश्चाताप से भर गया। वो टूट गया था, बुरी तरह टूट गया था। लेकिन इन 2 दिनों में एक चीज उसने नोट की, निशा कहीं नहीं दिखी। न अंतिम दर्शन में, न घर में, न कमरे में। वो लगातार रोते हुए बस एक ही बात सोचता रहा कि इतने दुख के समय में निशा कहां चली गई। घर लौटकर एक खत निस्सा उलट दिया। 2 दिन बाद उसके होश संभलते ही नौकरानी ने एक पत्र पकड़ाया। सर, ये निशा दीदी के कमरे में मिला। आरव ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, मैं जानती हूं आप मुझे नहीं चाहते। आपने कहा था कि मां के ठीक होते ही तलाक दे देंगे। अब जब मासी नहीं रही तो आपने जो सोचा था वो जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने अपनी जिंदगी पर तलाक का धब्बा नहीं लगने दूंगी। मैं खुद ही दूर जा रही हूं। आप पूरी तरह आजाद हैं। कृपया मुझे मत खोजिए। खत पढ़ते ही आरव का खून खोल गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये लड़की, ये कैसे जा सकती है? मां की आखिरी अमानत थी वो, और उसने ऐसे ही छोड़ दिया। वो पागलों की तरह भागता हुआ घर से बाहर निकला। आरव की तलाश, एक एक दरवाजा, एक एक उम्मीद। सबसे पहले वो निशा की ट्यूशन टीचर के पास गया, लेकिन वहां पता चला कि निशा तो वहां पहुंची ही नहीं।
फिर वो उसकी सहेलियों के घर गया, कोई खबर नहीं। फिर मोहल्ले के हर कोने की खाक छानी, पर निशा का पता नहीं। दिल में बेचैनी, डर और पश्चाताप आरव को अंदर ही अंदर जला रहा था। वो घर लौट आया, सोफे पर बैठकर दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। निशा, तुमने ये क्या कर दिया? उसकी आंखें खुद ब खुद भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बातों ने निशा को कितना चोट पहुंचाई होगी। उसे एहसास हुआ निशा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, किसी अपने जैसी बन चुकी थी। 1 साल और दर्द की आग। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, 1 साल गुजर गया। आरव की रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह ऑफिस जाकर खुद को काम में डुबोना और रात को देर तक निशा के कमरे में बैठकर उसके तकिए को सीने से लगाकर रोना। मां चली गई थी, निशा गायब हो चुकी थी और उसकी जिंदगी बिखर चुकी थी। हजारों बार उसने खुद को कोसा, क्यों बोली मैंने इतनी कड़वी बातें, क्यों उसे दूर धकेल दिया। अब उसे एहसास हो चुका था कि वो निशा से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन अब निशा कहीं भी नहीं थी। और फिर 4 साल बाद एक रात आरव लैपटॉप पर काम कर रहा था कि उसका फोन बजा। साहब, छोटी मालकिन मिल गई हैं। आरव जैसे सांस लेना भूल गया, दिल धड़कना रुक गया। क्या? हां साहब, एक गरीब बस्ती में, 100% वही हैं। आरव ने फोन बंद किया, कोट उठाया और घर से बाहर भागा। रात का अंधेरा चीरती उसकी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। 4 साल की तड़प, 4 साल का दर्द, 4 साल की खोज, सब आज खत्म होने वाला था। यहां पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 में आरव निशा को ढूंढ लेगा। वो कैसे मिलेगी, उसकी हालत कैसी होगी, और आरव का गुस्सा, प्यार और टूटे हुए जज्बात, सब कुछ एक एक सीन के साथ शुरू होगा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। सड़कें सूनी थीं, हवा में हल्की सी ठंडक थी। आरव की कार गरीब बस्ती की तंग गलियों में घुस रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज साफ दिख रही थी, उम्मीद और बेचैनी का मिला जुला तूफान। 4 साल, पूरे 4 साल उसने इंतजार किया था इस पल का। हर दिन बस एक ही दुआ करता था कि कहीं से कोई खबर मिल जाए, निशा बस एक बार मिल जाए। और आज, इतने साल बाद, उसकी दुआ शायद कबूल होने वाली थी। बस्ती का माहौल, आरव का दिल धड़कता रह गया। कार जैसे ही एक पतली सी गली में रुकी, वहां की हवा तक बदली बदली सी महसूस हो रही थी। तंग घर, कम रोशनी, मिट्टी की महक, छोटे छोटे बच्चों के पुराने कपड़े। ये सब देखकर आरव के मन में एक ही सवाल उठा, निशा यहां कैसे रह सकती है? उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। गली के मोड़ पर उसका पुराना नौकर करण खड़ा था। करण ने आरव को देखते ही कहा, साहब, वो इस छोटे से घर में जाती दिखी थी, 100% वही थी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस कार का दरवाजा खोला और तेज कदमों से उस पुराने टूटी दीवारों वाले घर की ओर बढ़ गया। उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया। दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने आया अतीत का एक चेहरा। दरवाजा खुला और सामने एक आदमी खड़ा मिला। वो था रुपेश, उनका पुराना ड्राइवर। रुपेश का चेहरा आरव को देखकर पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर तैर गया था। आरव की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें खतरे की धार थी। रुपेश, निशा कहाँ है? रुपेश की आवाज लड़खड़ा गई। साहब, वो यहां नहीं है, आरव ने बिना पलक झपकाए कहा। मैंने कब कहा कि वो तुम्हारे पास है? लेकिन तुम्हारा डर सब बयान कर चुका है। अचानक उसने रुपेश का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा उभल रहा था। सच बताओ, निशा कहाँ है? रुपेश के चेहरे से पसीना बहने लगा। उसे समझ आ गया था कि आरव अब मजाक में नहीं, आखिरी हद पर पहुंच चुका है। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, धीमी, कांपती, जानी पहचानी आवाज। रुपेश जी, क्या हुआ? यह आवाज सुनकर आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर मोड़ा और सामने से एक लड़की बाहर आई। उसकी उम्र अब 20 साल थी। चेहरा थोड़ा दुबला, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, पर वही मासूमियत, वही चमक, वही निशा, वही उसकी खोई हुई जिंदगी। निशा को देखते ही आरव पत्थर सा बन गया। 4 सालों का इंतजार, 4 साल की बेचैनी, 4 साल का दर्द, सब उसकी आंखों से होकर दिल में उतर गया। निशा को समझ नहीं आया कि वो किसको देखकर ठिठक गई है।
लेकिन जैसे ही उसकी नजरें साफ हुईं, उसने देखा आरव सामने खड़ा है। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। वो पीछे हटने लगी, जैसे किसी तूफान को अपने सामने आते देख रही हो। और अगला पल, एक गूंजती हुई चांटा। आरव के भीतर जमा 4 सालों का गुस्सा फट पड़ा। वो कुछ सेकंड में ही सुमन के पास पहुंचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। निशा दर्द से पीछे झटकी। उसका नाजुक शरीर जमीन पर गिरने ही वाला था कि उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं, पर वो कुछ नहीं बोली, एक शब्द भी नहीं। रूपेश और उसकी पत्नी मीरा डर के मारे जड़ हो गए। किसी में आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। आरव का तूफान, गुस्सा, दर्द और तड़प। आरव की आवाज गूंज उठी। 4 साल तक तड़पाती रही तुम। किसने कहा था तुम्हें घर छोड़ने को? किसने कहा था दूर भागकर मुझे पागल करने को? उसकी आवाज भावनाओं से टूट रही थी। गुस्सा, प्यार, नाराजगी, दर्द, सब मिला जुला। वो झुककर निशा की कलाई पकड़ता है। तुम्हें अंदाजा है मैंने क्या झेला है? एक एक रात, हर रात तुम्हारे बिना टूटा पड़ा रहा हूं मैं। निशा बस खड़ी रही, आंखें झुकी हुई, होंठ कांपते हुए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, एक भी शब्द नहीं। ये वही लड़की थी जो हमेशा मासूमियत से बोलती थी। आज वो खामोश थी। जबरदस्ती कार तक खींचा। आरव ने किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उसने निशा का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले गया। मीरा रो पड़ी। साहब, उसे कुछ मत कहना, वो बच्ची है। लेकिन आरव ने पीछे देखे बिना कहा, बच्ची रही होती तो मां को अकेला छोड़कर भागती, 4 सालों तक मुझे मरने के लिए छोड़ देती। निशा की आंखें भर आईं, लेकिन वो चलती रही, जैसे उसकी कोई मर्जी ही नहीं बची हो। आरव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और निशा को अंदर धकेल दिया। दरवाजा जोर से बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ने लगी। वापस घर और टूटता रिश्ता। जब गाड़ी घर पहुंची तो आरव ने गुस्से में कार का दरवाजा खोला और निशा को बाहर खींचा। घर के अंदर पहुंचते ही उसने उसे एक झटके से छोड़ दिया। क्यों गई थी? क्यों छोड़कर चली गई? क्यों एक शब्द तक नहीं बोला? पर जैसे ही वो चिल्ला रहा था, अचानक निशा दौड़कर उसके सीने से चिपक गई। आरव एक पल के लिए जड़ हो गया, उसके हाथ ऊपर ही रुक गए। निशा सुबकते हुए बोली, आपने कहा था आप मुझे तलाक दे देंगे, मैं डर गई थी। आरव पलके झपकता रह गया, उसकी सांसें रुक गईं। निशा की आवाज टूट रही थी, मैं आपसे दूर रह नहीं सकती थी, पर मैं आपके बोझ बनकर भी नहीं जी सकती थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए आरव की शर्ट भिगो रहे थे। आरव की पकड़ ढीली पड़ गई। उसके हाथ खुद ही निशा की पीठ पर चले गए। उसने पहली बार निशा को मजबूती से अपने सीने से लगाया। 4 सालों का दर्द पिघलने लगा। निशा का सच और आरव का टूट जाना। निशा रोते हुए बोली, मासी के बाद मैं अकेली थी। मीरा दीदी ही मुझे घर ले आई थी। उन्होंने कहा था कि वो मेरी रखवाली करेंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस आपके डर ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आरव की आंखें भर आईं। ये वही बातें थीं जिन्हें सुनने के लिए वो 4 साल से तरस रहा था। निशा आगे बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी थी, पर कह नहीं पाई, डरती थी कि आप मुझे ठुकरा देंगे। इस बार आरव टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक मजबूत आदमी, एक सफल बिजनेसमैन, एक कठोर दिल वाला इंसान आज एक 20 साल की लड़की के सामने टूट गया। उसने निशा का चेहरा अपने हाथों में लिया, धीरे से, बहुत धीरे से, और पहली बार उसने उसकी आंखों में देखा। सारी गलतफहमियां, सारे गुस्से, सारी दूरी सब ढह गईं। एक नर्म चुंबन और एक नया एहसास। निशा के आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे। आरव ने उसे बहुत हल्के से अपने पास खींचा और उसके माथे पर एक लंबा, शांत चुंबन दिया। निशा शर्म से उसकी बाहों में छिप गई। 4 सालों की तड़प, 4 सालों की मोहब्बत, 4 सालों की पीड़ा, सब एक पल में पिघल गई। आरव ने उसे बाहों में उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा जहां 4 साल से सिर्फ इंतजार था, आज वो इंतजार पूरा होने वाला था। रात धीरे धीरे अपने आखिरी पहर में ढल रही थी। बाहर हवा में हल्की सी ठंडक थी और घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे के बीच कमरे में एक बहुत ही मुलायम, बहुत ही नाजुक सी गर्मी फैल चुकी थी। 4 साल की दूरी आज एक छोटी सी बाहों में लिपटकर मिट गई थी। आरव धीरे धीरे निशा को बाहों में उठाए कमरे में लेकर आया। उसका चेहरा शांत था,
पर आंखों के अंदर तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। निशा उसके सीने पर मुंह छिपाए जैसे डर और मोहब्बत के बीच झूल रही थी। कमरे में आते ही आरव ने उसे बहुत हल्के से बिस्तर पर बैठाया। बिस्तर की हल्की सफेद चादर पर निशा का दुबला मासूम चेहरा और भी कोमल लग रहा था। वो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। शायद डर अभी भी पूरी तरह गया नहीं था। आरव उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से निशा के गाल पकड़े, बहुत नरमी से, जैसे कांच का टुकड़ा हो। निशा, आंखें उठाकर मेरी तरफ देखो। निशा ने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया। उसकी आंखों में आंसू की नमी अभी भी थी, पर उनमें अब डर के साथ साथ अपनापन भी झलक रहा था। आरव बोला, अब मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तुमने 4 साल मेरे बिना गुजारे, अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा मैं। उसके शब्द इतने गहरे थे कि निशा के होंठ थरथराने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे वापस इस तरह अपनाएंगे। आरव मुस्कुराया, बहुत हल्की सी मुस्कान। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकता हूं। ये सुनते ही निशा के गाल लाल हो गए। वो शर्म से नजरें झुका लीं। सुबह की नई शुरुआत, 4 साल बाद पहली बार साथ। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पर्दों के बीच से अंदर आ रही थीं। निशा धीरे धीरे नींद से उठी। उसने एक पल को खुद को देखा। वो आरव की बाहों में थी, उसके सीने पर सिर रखे हुए। उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि ये सब सपना है या हकीकत। आरव अब भी गहरी नींद में था। निशा ने धीरे से उसकी उंगलियों को हटाया, पर वो जाग गया। आरव नींद से भरी आवाज में बोला, कहाँ जा रही हो? निशा घबरा कर बोली, किचन में जाऊं, चाय बना दूं? आरव ने उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। नहीं, कहीं नहीं जाना। तुम 4 साल बाद वापस आई हो। मुझे तुम्हें देखने से भी फुर्सत नहीं है। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं, ऐसे मत कहिए, मुझे शर्म आती है। आरव हंस पड़ा। शर्म तो मुझे आनी चाहिए कि मैंने तुम्हें इतने साल रुलाया। निशा की आंखें फिर नम हो गईं। मैंने तो आपके कहे हर शब्द को सच मान लिया था। मैं डर गई थी आरव, बहुत डर गई थी। आरव ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अब कभी मत डरना। अब तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिम्मेदारी और मेरी मोहब्बत। फिर शुरू हुआ एक नया दिन। घर की रौनक वापस। नाश्ते के मेज पर आज कई साल बाद दोनों साथ थे। निशा ने किचन में बस हल्के हाथ से मदद की, बाकी सब नौकरों को करने दिया। आरव बार बार उसे रोकता रहा, हाथ मत जलाना, धीरे चलो, जरूरत नहीं है, मैं ले आता हूं। निशा हंस पड़ी, आप इतना ख्याल क्यों रखने हैं? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 4 साल की कमी एक दिन में पूरी कर रहा हूं। निशा अचानक रुक गई। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने पलटकर बहुत नरमी से कहा, इतना मत सोचिए, मैं अब गई नहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। आरव ने पहली बार चैन की सांस ली। निशा के पुराने कमरे की सफाई और यादों का बोझ। दोपहर में निशा अपने कमरे की ओर गई। कमरा उसी तरह रखा हुआ था। बिस्तर, तकिया, अलमारी, एक छोटी सी रिब्बन और कोने में वो डायरी जिसमें वो बचपन की बातें लिखा करती थी। उसने धीरे से डायरी उठाई, धूल झाड़कर खोली। पहला पन्ना। मुझे मासी के बाद कोई नहीं रखेगा। शायद आरव भैया रख लें। मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। निशा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी वक्त आरव कमरे के बाहर खड़ा था। वो अंदर आया और उसके हाथ से डायरी लेकर बंद कर दी। अब इन चीजों में मत खो, ये सब बीत चुका है। निशा ने कहा, पर ये मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। आरव बोला, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं, इसलिए अब दुख वाली किताबें बंद कर दो। निशा ने चुपचाप सिर हिला दिया। शाम का वक्त, रिश्ते की नई कमजोरी सामने। शाम होते होते मन थोड़ा भारी हो गया। निशा को डर था कि कहीं इस रिश्ते में फिर कोई खटास ना आ जाए।
वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी भी पल उसकी खुशियां छिन जाएंगी। आरव ने उसे देखा। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। आरव ने पास आकर कहा, क्या हुआ? निशा बोली, कुछ नहीं। झूठ बोल रही हो। निशा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर एक दिन आपको मुझसे फिर गुस्सा आ गया तो? अगर आपको लगा कि मैं आपके लायक नहीं? आरव ने एक पल में उसका हाथ थाम लिया। निशा, जिन लड़कियों से मोहब्बत नहीं होती ना, उनसे रिश्ता टूट जाता है, लेकिन जिनसे मोहब्बत हो जाती है, उनसे लड़ाई भी हो तो दिल टूटता है, रिश्ता नहीं। निशा ने पहली बार बेझिझक मुस्कुराई। वो बहुत ही मासूम सी मुस्कान थी। और फिर एक बेहद कोमल पल। रात को जब दोनों बालकनी में बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी, चाय की गर्म भाप उनके हाथों को सुकून दे रही थी। निशा ने धीरे से कहा, आरव। आरव ने उसे देखा। निशा ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आप सच में मुझे अपना मानते हैं? आरव ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने हाथों में लिया। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा रहोगी। निशा के होंठ हल्के कांपे। मैं आपसे प्यार करती हूं। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ को अपने होंठों से लगाया। और मैं तुम्हारे बिना अब सांस भी नहीं ले सकता। निशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे, हवा में एक मीठी सी खुशबू, दिलों में एक नई गर्मी, और 4 साल की दूरी एक पल में महबूबों की नजदीकी में बदल गई। लेकिन कहानी में शांति ज्यादा देर नहीं रहती। अगले ही दिन घर की बेल बजी। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी एक ऐसी लड़की जिसे देखकर निशा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसने घर में कदम रखते हुए कहा, हेलो आरव, इतने साल बाद भी मेरी याद नहीं आई? आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। निशा की नजरें डर से चौड़ी हो गईं। ये कौन थी, क्यों आई थी, और उसके आने से निशा क्यों डर रही थी? यहीं से कहानी का नया तूफान शुरू होता है। दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखकर निशा का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांस जैसे रुक गई हो, हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। आरव भी कुछ पल के लिए जड़ सा खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि हैरानी और झुंझलाहट का मिला जुला भाव था। लड़की ने अंदर कदम रखते हुए कहा, क्या हुआ आरव, इतने साल बाद भी पहचान नहीं पाए? उसकी आवाज में एक अजीब सा तेज और चेहरे पर चालाकी की चमक थी। वो लड़की थी रिया, एक नाम जो आरव के अतीत से जुड़ा था, एक रिश्ता जो बहुत पहले खत्म हो चुका था, पर आज उसी का साया सामने खड़ा था। निशा की हालत डर से जम चुकी थी। निशा की आंखें डर से फैल गईं। वो धीरे से पीछे हट गई, जैसे किसी खतरनाक इंसान को सामने देख रही हो। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कौन है और क्यों आरव को इतने साल बाद कह रही है? आरव ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। वो आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, रिया, तुम यहां क्यों आई हो? रिया ने मुस्कुराकर अपनी हाई हील्स उतारी और सोफे पर आराम से बैठ गई। इतनी भी क्या जल्दी है? मुझसे इतने साल बाद मिल रहे हो, कम से कम पानी तो पूछो। आरव ने गुस्से को दबाते हुए कहा, रिया, ये घर है, तमाशा बनाने की जगह नहीं। जो कहना है साफ साफ कहो। निशा अभी भी दूर खड़ी थी, धीरे धीरे दीवार पकड़कर। फाइल खुली और उसके अंदर का सच। रिया ने अपना पर्स खोला और मोटी सी फाइल बाहर निकाली। वो फाइल आरव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हारे 4 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। शायद इनके बिना तुम्हारा शादी वाला केस पूरा नहीं होता। आरव चौंक गया। कौन सा केस? रिया की मुस्कान और गहरी हो गई। वही केस जिसमें लिखा है कि तुमने एक नाबालिग लड़की से शादी की थी,
जिसके आधार पर तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। निशा का दिल थक से रह गया। वो डरते हुए आरव की ओर देखने लगी। आरव गुस्से से भरकर बोला, रिया, तुम बकवास कर रही हो। ये सब पुरानी बातें हैं और गैर कानूनी कुछ नहीं था। रिया ने उंगली उठाई। गलत। तुम्हारे पास इसके कोई पेपर नहीं है, न कोर्ट में एंट्री, न काउंसलिंग, न कंफर्मेशन। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी जेल भिजवा सकती हूं। निशा कांपते कांपते बोल पड़ी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? रिया ने कठोर आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारे पति ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। निशा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन छीन ली हो। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो एक कदम पीछे हट गई, जैसे कोई बहुत बड़ा सच उसके सामने आ गया हो। आरव तुरंत बोला, निशा, ये झूठ बोल रही है। मैंने लेकिन रिया ने बीच में ही कहा, ओ प्लीज, तुम्हें याद नहीं? तुमने मुझसे कहा था कि एक दिन हम शादी करेंगे। मैं ही तो वो लड़की थी जिससे तुम प्यार करते थे। आरव चिल्लाया, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। तुम सिर्फ एक फ्रीलांस स्टाफ थी मेरे ऑफिस की। रिया हंस पड़ी। फिर 4 साल पहले अचानक क्यों छोड़ दिया था मुझे? क्यों नहीं बताया कि तुम एक बच्ची से शादी कर रहे हो? निशा का दिल टूटकर फर्श पर गिरने जैसा था। उसके चेहरे पर इतना दर्द उभर आया था कि लग रहा था कि अगर कोई उससे अभी संभाल ना ले तो वो वहीं बेहोश हो जाएगी। आरव उसकी ओर बढ़ा, निशा, मेरी बात सुनो। पर निशा ने पहली बार अपना हाथ पीछे खींच लिया। निशा की आंखें गुस्से और दर्द से भर गईं। आपने किसी और से शादी का वादा किया था? आरव का चेहरा सख्त हो गया। वो सब झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं। रिया बोली, तब ये देखो। उसने अपने फोन में एक मेल खोला और आरव के सामने कर दिया। मेल में लिखा था, रिया, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों शादी के बारे में सोचें। मम्मी को भी तुम्हारी बहुत पसंद है। आरव। निशा को लगा जैसे दुनिया उजड़ गई हो। आरव का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। आरव बोला, यह मेल असली नहीं है। मैंने नहीं भेजा। मेरी आईडी हैक करके भेजा गया होगा। रिया ने आराम से कहा, बहुत अच्छा, यह कोर्ट में जाकर बोल देना। निशा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो घुटते हुए बोली, आप सच बता दीजिए, क्या आपने ऐसा कभी कहा था? आरव ने गुस्से से रिया की तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं कहा। यह सब मुझे ब्लैकमेल कर रही है। रिया उठकर खड़ी हो गई। हां, मैं ब्लैकमेल कर रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम ये लड़की छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। निशा के कदम पीछे हटते जा रहे थे। चक्कर जैसे आने लगे। रिया का असली इरादा सामने आया। रिया ने सख्त आवाज में कहा, मेरे पास सबूत है, ईमेल, चैट, ऑफिस की वीडियोस, और मैं सब कोर्ट में दिखा दूंगी। आरव गरज कर बोला, तुमने मेरा अकाउंट हैक किया है। ये सब फर्जी हैं। रिया बोली, फर्जी या असली, ये फैसला जज करेगा, और तब तक निशा को तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं। वो तुम्हारे केस में सबसे बड़ी कमजोरी है और मैं उसे हटाने आई हूं। निशा की आंखें डर से फटी हुई थी। और फिर सबसे बड़ा झटका। रिया ने अपनी फाइल में से एक कागज निकाला और उसे निशा के हाथ में थमा दिया। निशा ने कांपती उंगलियों से उसे खोला। उस पर लिखा था, डिवोर्स नोटिस। आरव की सांस रुक गई। निशा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिल टूटने की आवाज जैसे कमरे में गूंज गई। रिया बोली, अगर तुम्हें ये शादी बचानी है तो आरव को मेरे पास वापस भेजो, नहीं तो मैं सब खत्म कर दूंगी। निशा रोते हुए बोली, आप मुझसे क्या चाहती है? रिया की आवाज जहरीली थी, तुम ये घर छोड़ दो। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त खुद रुक गया हो। कमरा जैसे अचानक बर्फ का टुकड़ा बन गया था। सब कुछ शांत, सब कुछ जड़, सब कुछ डर और शक से भरा हुआ। निशा हाथ में डिवोर्स नोटिस लिए खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। कागज जैसे हाथों से फिसल जाने वाला था। उसकी आंखों में दर्द का बहुत बड़ा समंदर उमड़ रहा था। इतने साल बाद, इतना कुछ सहकर, इतनी मुश्किलों के बाद जो रिश्ता अभी अभी जुड़ा था, वही रिश्ता फिर से टूटने ही कगार पर आ गया था। आरव की सांसें तेज चल रही थी। वो आगे बढ़ा, निशा, ये सब झूठ है। मैं कभी रिया जैसा कुछ नहीं चाहता था।
लेकिन निशा की आंखें डर से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर वो मासूमियत जो हमेशा चमकती थी, आज डर, शक और दर्द के ढेर में दब गई थी। रिया ने लंबी सांस लेकर कहा, तो मिसेज आरफ, क्या फैसला किया? अपने पति को मेरे पास वापस भेजोगी या मीडिया में ये केस फ्लैश होने का इंतजार करोगी? निशा आधा कदम पीछे हट गई। उसके होठ कांप रहे थे। निशा का टूटना और एक बड़ा फैसला। निशा ने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने अतीत का हर दर्द याद आने लगा। बचपन में अकेलापन, मासी का मर जाना, आरफ का गुस्सा, घर छोड़कर जाना, गरीबी में 4 साल, और फिर आरफ की बाहों में मिली जुली मोहब्बत। और आज एक ही पल में सब फिर से बिखर रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं इस घर से चली जाऊं तो आप केस वापस ले लोगी? आरफ चौंक गया। वो लगभग चिल्ला पड़ा, निशा, ये क्या कह रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। रिया मुस्कुराई, हां, अगर ये लड़की चली जाए तब मैं सोच सकती हूं। निशा ने धीरे से, बहुत धीरे से, रिया की तरफ नहीं बल्कि आरफ की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर लुढ़क रहे थे। आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं आपकी वजह से जेल नहीं जाने दूंगी। मैं बोझ बनकर नहीं रहूंगी। आरफ गुस्से में बोला, बोझ? तुम मेरी जिंदगी हो, किसी की बातों में आओगी नहीं। निशा ने फटी हुई आवाज में कहा, लेकिन रिया के पास सबूत है, और अगर वो साबित कर दे तो आपका करियर, आपका नाम, सब खत्म हो जाएगा। आरव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, ये सबूत फर्जी हैं, मैं सब संभाल लूंगा। निशा ने उसकी पकड़ ढीली करते हुए कहा, नहीं आरफ, मेरी वजह से आपको कुछ नहीं होगा, मैं चली जाऊंगी। उसकी आवाज ऐसे थी जैसे दिल से खून टपक रहा हो। आरफ की चीख और टूटता हुआ दिल। निशा, रुको। आरफ लगभग रो पड़ा था। उसकी आंखें लाल, गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। लेकिन निशा ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और रिया की तरफ बढ़ी। रिया ने जीत की मुस्कान दी। शाबाश, समझदार लड़की हो। निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम किसी इंसान को उसकी मोहब्बत से दूर करके खुश नहीं रह सकती। रिया का चेहरा कुछ पल के लिए सख्त पड़ गया, लेकिन उसने फौरन मुस्कान पहन ली। निशा मुड़ी और धीरे धीरे घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। हर कदम जैसे एक खंजर बनकर उसके दिल में उतर रहा था। आरव उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन रिया ने उसके सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। अगर वो एक कदम भी पीछे आती है तो मैं उसी वक्त पुलिस को बुलाकर केस दर्ज करवा दूंगी। आरव की आंखों में खून उतर आया। उसने दांत भींचकर कहा, रिया, तुम नहीं जानती तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। रिया ने हल्के से कहा, जानती हूं, पर गलती तब होती है जब कोई खतरा हो, और मुझे तुमसे डर नहीं लगता। आरफ ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी रिया चिल्लाई, अगर 2 कदम भी आगे बढ़े तो मैं अभी कैमरे की तरफ हाथ मिलाकर कह दूं कि तुमने मुझे धमकाया। आरव रुक गया। उसकी सांसें गर्म और भारी होने लगी। वो अंदर तक जल रहा था। निशा का घर से जाना और आरफ का टूट जाना। दरवाजा खुला, ठंडी हवा अंदर आई। निशा ने पीछे पलटकर आखिरी बार घर को देखा। वही घर जहां वो 4 साल बाद लौटी थी, वही घर जिसमें उसने पहली बार खुद को अपना महसूस किया था, वही घर आज फिर उसे छोड़ना पड़ रहा था। एक आंसू उसके गाल से फिसलकर जमीन पर गिरा। वो पल, हर आवाज जैसे रुक गई थी। आरफ चिल्लाया, निशा, एक पल रुको। लेकिन निशा सिर्फ एक बार मुड़ी, बहुत दुख भरी मुस्कान के साथ। आप खुश रहिए, मैं आपका बोझ नहीं बनना चाहती। और वो बाहर चली गई। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। ठक! ये आवाज बम की तरह कमरे में गूंजी। लग रहा था जैसे किसी ने आरफ के दिल में हथौड़ा मार दिया हो। आरव वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ बालों में चले गए। निशा, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? उसकी आवाज दर्द से फटी हुई थी। रिया की असलियत और उसकी असली चाल। रिया ने धीरे से कहा, अब तुम मेरे हो। आरव ने सर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि खतरनाक शांति थी। वो धीरे धीरे उठकर रिया के पास आया। रिया उसे देखकर घबरा गई। आरव ने बहुत हल्की लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? रिया ने घमंड से कहा, हां, आज निशा को मैंने तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। आरव ने एक लंबी सांस ली और बोला, गलत, तुमने आज मेरे अंदर का शैतान जगा दिया है और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। रिया एक कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। आरव बोला, आज तक मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया था, लेकिन अब तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। रिया डरने लगी। वो समझ गई कि उसने आग से खिला है। घर के बाहर निशा का दर्द और डर। वहीं दूसरी तरफ
निशा धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। उसका दुपट्टा भीग रहा था। कपड़े भीगकर शरीर से चिपक गए थे। लोग उसे देख रहे थे। एक दुबली, डरी हुई लड़की जो अकेली बारिश में चल रही थी, जैसे किसी ने उसे दुनिया से निकाल फेंका हो। निशा की आंखों से आंसू बारिश के साथ बह रहे थे। कदम कांप रहे थे। दिल भारी था। वो खुद से ही कह रही थी, मैंने सही किया, मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। लेकिन उसका दिल टूट चुका था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़कें खाली, हवाएं तेज और आसमान में काले बादल गूंज रहे थे। निशा भीगती हुई, थकती हुई, टूटी हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे हर कदम उसके कंधों पर दर्द का नया बोझ डाल रहा हो। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, आरव, जो उस समय उसे रोक नहीं पाया, जो उसकी ओर भागा था, पर रिया ने बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। निशा खुद से ही कह रही थी, अगर मैं रुक जाती तो आरव की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। मेरी वजह से उसे जेल नहीं जाना चाहिए। उसका चेहरा आंसुओं और बारिश में भीगकर बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उधर घर में आरव का गुस्सा अब खून बन चुका था। निशा के जाने के बाद घर की हवा भारी पड़ गई थी। दिल दहला देने वाली खामोशी फैल गई थी। रिया अभी भी वहीं खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। आरव की आंखों में खून उतर आया था। उसकी चाल में अब गुस्सा नहीं, एक ठंडा बदला था। रिया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनकर ही झुर्रियां पड़ जातीं। रिया ने तेजी से निगलते हुए कहा, तुम मुझे डराकर कहीं भेजने की सोच मत लेना। आरव उसके करीब आया। तुम डर चुकी हो, ये मैं साफ देख सकता हूं। रिया एक कदम पीछे हट गई। उसका पैर सोफे के कोने से टकराया। वो बैलेंस खोते खोते बची। आरव ने उसके हाथ से फाइल छीन ली, तेजी से उसके पन्ने पलटने लगा और अगले ही सेकंड उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो पन्ने को रिया की आंखों के सामने लहराते हुए बोला, ये डेट, ये मेल का टाइम, ये सिग्नेचर, सब फर्जी हैं। रिया का चेहरा एकदम फक पड़ गया। वो डरते हुए पीछे हटने लगी। मैंने तुम्हारा अकाउंट हैक नहीं किया, मैं बस। आरव ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी। गुस्से में नहीं, एक ऐसी पकड़ जिसमें शक्ति, दर्द और बदला सब मिलकर बह रहा था। कौन था? किसने मदद की तुम्हारी? रिया हकलाने लगी। वो कपूर सर। आरव की आंखें चमक गईं। मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर। रिया कांपती आवाज में बोली, हां, वो चाहता था कि तुम बदनाम हो जाओ और तुम्हारी शादी टूट जाए ताकि वो तुम्हारी कंपनी पर कब्जा कर सके। आरव हंस दिया, लेकिन वो हंसी सीधा डर पैदा करती थी। तो तुम दोनों ने मेरी जिंदगी से खेलने की सोची? रिया रोने लगी। वो अपने घुटनों पर गिर गई। आरव, प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं बस तुम्हें वापस पाना चाहती थी। आरव ने उसके हाथ झटक दिए। प्यार? जिस प्यार की वजह से तुमने मेरी पत्नी को घर से निकाल दिया, तुमने उसका दिल तोड़ा, तुमने हमारे बीच शक की दीवार खड़ी कर दी। रिया रोते हुए बोली, मैं गलत थी। आरव एक पल भी नहीं ठहरा। तुम्हारी गलती तुम्हें नहीं, पुलिस को सुनाऊंगा। रिया का माथा पसीने से भीग गया। उसके पैरों में इतनी कंपी आने लगी कि वो खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। आरव का फैसला, एक खतरनाक कदम। आरव ने फोन उठाया और सीधा पुलिस डायल किया। रिया चिल्लाई, नहीं, प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहती। आरव ने उसे घूर कर देखा। तो निशा के बारे में क्यों नहीं सोचा जब तुमने ये सब किया? रिया रोते रोते फर्श पर गिर गई। आरव, एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। आरव ने फोन काटा, फिर बोला, तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूं। 1, कपूर के खिलाफ सबूत लाओ, मेरे ईमेल हैक की जानकारी लाओ और मेरी शादी की फर्जी शिकायत वापस लो, नहीं तो मैं खुद पुलिस ले जाऊंगा। रिया पागलों की तरह भागती हुई घर से निकल गई। लेकिन अब आरव का दिल निशा के पीछे गया था। बारिश में लड़खड़ाती हुई निशा और खतरा। निशा अब बहुत दूर आ चुकी थी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें पानी से भर चुकी थीं। हर गुजरती कार की हेडलाइट उसके भीगे चेहरे पर चमक रही थी।
उसकी सांस भारी होते होते रुकने लगी। शरीर कांप रहा था, पैर सुन्न हो चुके थे। वो खुद को संभालते हुए एक पुराने मंदिर के पास रुक गई। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते ही उसने अपने हाथ बाहों में डालकर खुद को गर्म रखने की कोशिश की। मैं बहुत थक गई हूं। उसकी आवाज हवा में खो गई। वो रोते रोते बोली, क्यों हर बार मुझे ही दर्द मिलता है? उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। शरीर ठंड से सुन्न होता जा रहा था। बारिश लगातार गिरती रही और निशा धीरे धीरे बेहोश होती जा रही थी। अचानक एक कार की हेडलाइट मंदिर के सामने रुकी। उधर आरव घर से निकल चुका था। रिया के जाने के सिर्फ कुछ सेकंड बाद ही आरव बारिश में निकल पड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें तेज थीं और दिल सिर्फ एक आवाज दे रहा था, निशा, कहां गई तुम? वो हर गली, हर सड़क, हर मोड़ पर नजर दौड़ाता जा रहा था। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुद से कहता जा रहा था, भगवान, उसे कुछ मत होने देना, प्लीज। वो कार को पागलों की तरह चला रहा था और फिर किस्मत ने उसे वहीं ला खड़ा किया। मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की पड़ी हुई थी, भीगी हुई, बेहोश और बहुत कमजोर। आरव की कार वहीं रुक गई। वो उतरकर जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। निशा! उसकी चीख आसमान में गूंज गई। वो दौड़ते हुए उसके पास गया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। निशा की आंखें बंद थीं, होंठ ठंडे, चेहरा बेरंग। आरव का दिल टूट गया। निशा, आंखें खोलो प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने उसे अपने सीने से लगाया और जोर से गले लगा लिया। उसकी गर्म सांसें निशा के ठंडे माथे को छू रही थीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। वो उसे उठाकर कार की तरफ ले गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, आंखें धुंधली हो रही थीं। निशा की जान अब उससे जुड़ी थी। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश अब थोड़ी कम हुई, पर हवा अब भी तेज थी। गाड़ियों की रोशनी सड़क पर चमक रही थी और बीच में एक कार अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स के अंदर निशा का आधा बेहोश चेहरा दिखाई दे रहा था। आरव ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम रखा था। वो लगातार बोलता जा रहा था, निशा, जागो, मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वो उसके गालों को थपथपा रहा था, पर निशा की पलकों में कोई हरकत नहीं थी। तापमान गिर चुका था। निशा का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ रहा था। डॉक्टर, कोई है? पीछे हटो, मरीज बेहोश है। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही स्टाफ स्ट्रेचर लेकर दौड़ पड़ा। उन्होंने निशा को स्ट्रेचर पर लिटाया और आईसीयू की ओर ले भागे। आरव उनके पीछे पीछे पागलों की तरह दौड़ता जा रहा था। आईसीयू का बाहर आरव का टूट जाना। डॉक्टर ने उसे रोक दिया, प्लीज बाहर रहिए, हमें टेस्ट और इलाज शुरू करना है। दरवाजा बंद होते ही आरव फर्श पर बैठ गया, जैसे कोई बच्चा अपने सबसे कीमती खिलौने को खोने वाले डर से रो पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज फट चुकी थी, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगा। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रो रहा था। कभी खुद को दोष देता, कभी रिया को, और कभी खुद भगवान से झगड़ पड़ता। रिया की वापसी, सच का बम। करीब 1 घंटे बाद अस्पताल के बाहर एक ऑटो रुका। उसमें से रिया उतरी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरे पर गर्मी में पिघली आईलैशेस, पर हाथ में एक बड़ी सी फाइल थी। वो रोते हुए आरव के पास आई। आरव, मैंने सबूत ला दिए। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम शांत थीं, इतनी शांत जैसे वहां कोई आग जल चुकी हो जो अब बुझने से रही हो। रिया ने डरते हुए कहा, ये कपूर सर के चैट्स हैं, उसने ही सब फर्जी बनवाया, और ये टेलीफोन रिकॉर्ड है। उसने ही कहा था मुझे कि मैं आपकी शादी तोड़वा दूं। वो रो पड़ी। मैं गलत थी आरव, मैं बहुत गलत थी। आरव ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से निशा मर भी सकती थी। रिया ने सिर झुका लिया। उसकी सांस अटक गई। थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, कृपया, मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगी, कपूर के खिलाफ गवाही दूंगी, बस निशा को बचा लो। आरव ने उसकी तरफ बिना किसी भाव से देखा।
भागो यहां से। रिया कांप गई। उसने फाइल वहीं फर्श पर रख दी और पीछे मुड़कर बिना कुछ कहे भागती हुई चली गई। डॉक्टर बाहर आए। एक सन्नाटा। करीब आधे घंटे बाद आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकले। आरब उनके पास भागा। कैसी है मेरी निशा? वो ठीक होगी ना? डॉक्टर ने मास्क हटाया। उनकी आंखों में गहराई थी। स्थिति अभी भी नाजुक है। उसे बहुत तेज ठंड लगी थी। शरीर का तापमान काफी गिर चुका है। हमने ड्रिप्स और गर्म सेंटर लाइन थेरेपी शुरू कर दी है। आरव की आंखें भर आईं। डॉक्टर ने हल्की सी राहत देते हुए कहा, लेकिन चिंता मत करो, वो खतरे से बाहर है। बस होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आरब ने भगवान का नाम लिया। उसे लग रहा था जैसे सांस वापस मिल गई हो। आईसीयू में प्रवेश एक भावुक पल। करीब 1 घंटे बाद नर्स ने कहा, आप अंदर जा सकते हैं। आरब धीमे कदमों से अंदर गया। आईसीयू का कमरा शांत था। बीच में एक बेड, चारों तरफ मशीनें, और बीच में निशा बेटी थी, बहुत कमजोर, बहुत नाजुक, पर सांसें चल रही थीं। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। बाल थोड़े गीले, होंठ हल्के सूखे, पर उसके चेहरे में वही मासूमियत थी जो पहले दिन थी। आरब धीरे से उसके पास बैठा, उसके माथे पर हाथ रखा और खुद रो पड़ा। तुम मुझे फिर डरा कर चली गईं, उसने कांपते हुए कहा। मुझे तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मैं। उसने अपना सिर निशा के हाथ पर रख दिया। निशा की पलकों में हलचल, आरब का नाम। कुछ देर बाद निशा ने हल्की हल्की हरकत की। उसकी अंगुलियां हिलीं, पलकों में कंपन आया, होठों पर एक शब्द उभरा, आरब। आरब ने तुरंत सिर उठाया। हाँ निशा, मैं हूं, यही हूं, तुम्हारे पास। निशा ने धीमे से आंखें खोलीं। दुनिया धुंधली थी, पर सामने खड़े आरब की आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो फुसफुसाई, आप आ गए। आरब की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था और अब कभी नहीं जाऊंगा। निशा रो पड़ी। उसने बहुत धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और आरब की उंगलियों को पकड़ लिया। मैं आपके बिना बहुत डर गई थी। आरब ने उसके हाथ को अपने होठों पर रखा। मैं भी तुम्हारे बिना खत्म हो गया था। उस पल 2 टूटे हुए दिल एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे भगवान ने उन्हें दोबारा जोड़ दिया हो। रिया और कपूर दोनों की हार। अगले दिन कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने मान लिया कि वो आरब की कंपनी हथियाना चाहता था। रिया ने सभी फेक ईमेल, फर्जी सबूत और अपनी गलती की पूरी गवाही दे दी। दोनों की चालें वहीं खत्म हो गईं। अंत में वो शाम जब सब ठीक हुआ, कुछ दिन बाद निशा पूरी तरह ठीक हो गई। आरब उसे घर ले आया। इस बार कार में न डर था, न उदासी, बस एक लंबा सुकून था। घर पहुंचकर आरब ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहा, निशा, कभी फिर डर कर मत जाना। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी हो। निशा शर्मा गई। उसने कहा, और आप मेरे सब कुछ। आरब ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें हर दर्द से बचाऊंगा। और निशा ने धीमे से कहा, और मैं आपके साथ हर खुशी बनकर रहूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। 4 साल की दूरी, दर्द, आंसू, गलतफहमियां, सब एक पल में खत्म। उनके आंगन में नई मोहब्बत की खुशबू फैल चुकी थी। और कहानी यहीं एक बेहतरीन अंजाम लेकर पूरी होती है।